Hello students. So today let us start with Unit 1, Equality in Indian Democracy, Civics, Grade 7. So on equality, India is a democracy, and in class 6th book we looked at key elements of democratic government. So your first homework, try to remember about key elements of democratic government that you learned in class 6. These includes people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is the key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality. What is it? Why is it important in a democracy? And whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at the Kanta's story. डेमोक्रेसी में की फीचर्स क्या होते हैं? पीपल पार्टिसिपेट, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रेजोल्यूशन होता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस. रिमेंबर, इक्वालिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल इट्स एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. तो ये चैप्टर में हम ज़्यादा इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड वेदर एवरीवन इज़ इक्वल और नॉट. So we will begin this by learning or looking at the story of Kanta. On the election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes, Sujata said. Go on, Kanta, it's not your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. So story begins. वो लोग इलेक्शन के दिन पे वोट करने के लिए लाइन पे खड़े हुए. कौन कौन? कांता एंड सुजाता. तो कांता ऐसा कहती है कि सुजाता ये इतना अच्छा है कि एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू वोट. इवन जैन साहब इज़ वेटिंग विथ अस इन द लाइन. तो सुजाता कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है. तो सुजाता फिर कांता को कहती है जा तेरा टर्न आ गया, तुझे वोट करने जाना है. तो कांता जाके कहती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जिसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे एरिया में वाटर पाइप देंगे. आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता. यस नमस्ते साहिब. तो वो लोग जब वोट करके जा रहे होते हैं तो जैन साहब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और वो कांता को कहते हैं कि मैं आपको थोड़े दिनों में मिलता हूँ. एंड तो कांता कहती है नमस्ते साहिब. देन व्हेन दे वर वॉकिंग होम दे सेड गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. तो जाते जाते कांता कहती है कि मुझे मेरी गुड़िया को फ़ीवर है, मेरे बच्चे को फ़ीवर है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बट उससे पहले मुझे साहिब के घर पे काम ख़त्म करना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू आस्क फॉर सम एडवांस मनी बिकॉज मुझे हॉस्पिटल जाना है. जब वो घर जाती है, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. उनको काढ़ा बना के देते हैं अपने बेटी को एंड कहती है कि ये थोड़ा पी ले, तुझे अच्छा लगेगा एंड जब मैं इवनिंग में काम करके आऊँ तो हम हॉस्पिटल जाएंगे. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन. द बस्ती इज़ नेवर क्लीन. जब कांता काम करने लिए जा रही होती है तो वो बोलती है कि नो वंडर मेरी गुड़िया इतनी बीमार पड़ती रहती है क्योंकि बस्ती तो बिल्कुल भी क्लीन कभी रहती ही नहीं है. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. तो जब जैन साहब के घर पे काम करने जाते हैं तो उनकी वाइफ बोलते हैं कि बराबर काम करना, सारे कॉर्नर्स अच्छे से क्लीन करना. हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. नो मैडम. तो फिर वो थोड़ा कांता मैम से एडवांस मांगती है तो मैम उसकी देती है एंड कहती है कि मैं आज तो एडवांस दे रही हूँ, बस इसकी हैबिट मत बनाना. एंड वो कहती है फिर कांता कि नहीं मैं इसकी हैबिट नहीं बनाऊंगी. दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मिनट्स मोर बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहिब may stand in line to vote, but they never have to stand
they never have to do that when their children are sick. फिर वो सोचती है कि वोट करने के लिए भले ही जैन साहब एंड मैडम को वो इलेक्शन लाइन में खड़े रहना पड़ता है, बट जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता. सो हियर कम्स concept of equality. First we'll start with equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employee Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6, is called universal adult franchise. What is universal adult franchise? All the citizens of India who are above 18 have right to vote without any discrimination of caste, creed, religion, sex or birth of place. And this is very essential in all aspects of democracy. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and their communities he or she belongs to, has one vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी पे बेस्ड है एंड इक्वालिटी क्या कहती है, कोई भी एडल्ट हो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कितना भी पैसा हो या कोई भी कम्युनिटी से ही वो बिलोंग करता हो, उनको वन वोट का राइट है. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. Kanta बहुत खुश भी थी and excited भी थी because कोई discrimination के बिना उनको वोट करने का राइट था. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. जैसे जैसे दिन जाता है तो वो डाउट करती है कि सच में इक्वालिटी है या what does equality exactly mean. What is that? What is it that Kanta makes unsure? ऐसा क्या हो जाता है कांता के साथ? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Drainage system है, gutter system है उसके घर के पीछे. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. As we also वो शाम को लेके जाती है तब वो सोचती है कि वो उसको सबसे पहले तो उसकी बेटी बीमार है तो उसको पैसे चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए, एंड वो कब पैसे मिलेंगे जब वो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने जाएगी. फिर वो शाम को आती है डोमेस्टिक हेल्प करवा के, जब वो घर पे आती है तो वो वापस लॉन्ग लाइन में खड़ी रहती है. पर जो सुबह लॉन्ग लाइन थी वोटिंग वाली और जो शाम को लॉन्ग लाइन में खड़ी रहती है, दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस था? सुबह सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, बट जब वो शाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़ी थी लाइन में, तब मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर. डू यू थिंक Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? आपको लगता है कांता के पास सच में ऐसे रीजंस है डाउट करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. You have to state 3 reasons. This is part of your homework. आपको 3 reasons बताने हैं कि कांता को ऐसा क्यों लगता है कि वो अनइक्वल है. Now other kinds of equality. Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far more from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the 2 stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India.
कांता डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है जहाँ पे इक्वल राइट टू वोट है, बट दूसरी सारी कंडीशंस जैसे लिविंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है. वो पुअर तो है एंड शी एक्सपीरियंस्ड इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. वापस हम लोग इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं बाई टू डिफरेंट इंसिडेंट्स that reflects that inequalities exist in India. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learn or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste community is to be in the minds of highly educated urban Indians. अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो आपको बचपन से कास्ट के बारे में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया गया होता है, बट अगर अर्बन एरिया में रहते तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, बट स्टिल टुडे educated urban Indians practice these caste system discrimination. Let us look at some matrimonials. Alliance invited for 32 MMS 54 fair beautiful girl. Working in IT company Mumbai from BE. MBA boy working in Mumbai. Abroad from IT industry. Caste no bus. SC ST excuse. Send BHP a must. बोला गया है, ऐड दी हुई है सूटेबल लड़का लड़की फाइंड करने के लिए, ये सारी एड्स दी गई है. हम सब में देखें तो कास्ट एक में है कास्ट का नो बार है, फिर रिक्वायर्ड है कि सीए वर्किंग है, मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए, तमिल ब्राह्मण अयंगर है, ग्रूम ढूंढना है जो तमिल ब्राह्मण हो. तो ऐसा हम देखते हैं कि कुछ ने ऐसा दिया हुआ है कि उनको स्पेसिफिक कास्ट ही चाहिए. Now, let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste use to address themselves. दलित कौन होते हैं? जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं. दलित means broken. The word by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. They use this Dalit term ताकि वो बता सके कि कैसे पास्ट में एंड अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. Om Prakash Valmiki, who was born in 1950 and died in 2013, is a famous Dalit writer. In his autobiography, Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everyone, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to drink water. I swept the whole day from doors and windows of the school, rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." So, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है ओम प्रकाश की, who was a writer, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है कि जब वो क्लास स्कूल में जाते थे तो उनको मैट में बैठना पड़ता था, सबसे दूर बैठना पड़ता था, सबसे अलग बैठना पड़ता था,
एंड एक बार उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है कि जब वो क्लास 4 में थे तो उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने बोला कि आपको पूरी स्कूल और प्लेग्राउंड में स्वीप करना है, कचरा निकालना है। तो वो बहुत छोटे थे, 4th स्टैंडर्ड में, एंड उनका जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था। वो पूरा दिन यही करते रहते थे और ये बातें काफ़ी कंटिन्यूस काफ़ी दिन तक चली और उनको बीच में पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी और उन्होंने काफ़ी दिन तक ये कंटिन्यू रखा। जब एक बार क्या हुआ कि उनके पापा वहाँ से पास हो रहे थे तो उनके पापा ने देखा कि ओम प्रकाश को ऐसे फ्लोर स्विप करने के लिए बोला गया है। तो उनके पापा ने जाके टीचर को कन्फ्रंट किया एंड फिर वो अपना बेटे का हाथ पकड़ के वो लोग वहाँ से ज़ोर से बोल के निकले कि ये यहीं स्कूल में पढ़ेगा, आप टीचर है इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर एक बात याद रखना कि ये यहीं पढ़ेगा और ये नहीं, इसके जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे। We will continue with the second story in the next class. I hope you will read this chapter until I have explained, and we will continue with second part in the next